बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज़ और मैं हूं डॉक्टर सना गौरी। यहाँ पे जो मसाइल चल रहे हैं इसमें लगता है कि कुछ होने ज़रूर वाला है। जमात इस्लामी का धरना मुस्तकिल जारी है और इस धरने से शायद हुकूमत सबक नहीं ले रही है। हुकूमत ये कहती है जनाब कि आपके पास धरने के अलावा कुछ है नहीं, आपके पास ऐसी कोई स्ट्रेटजी नहीं है कि आप मसाइल के हल की तरफ हमें लेके जा सकें। खुद वो अभी जो मैं थोड़ी देर पहले हुकूमत का बयान सुन रही थी, उनका ये कहना था कि जनाब जो शहबाज शरीफ साहब हैं वो रात दिन इस बात में घुले जा रहे हैं कि किस तरह से अवाम के मसाइल को हल किया जाएगा और बिजली के बिलों को किस तरह से कम किया जाएगा। हाफिज नईम साहब कहते हैं कि अगर बिजली के बिलों का मसला ये हल नहीं किया गया और IPPs पे एक्शन नहीं लिया गया तो तब तक ये मसले हल नहीं होंगे और हम नहीं हटेंगे और ये धरने मजीद भी आगे बढ़ेंगे और धरनों को मार्च की सूरत भी देने के लिए कहा गया है। आगे चल के उन्होंने कहा कि जनाब ये पेशावर में भी होगा और लाहौर में भी होगा और कराची में भी हम कुछ हालात तो देख ही रहे थे। जमात इस्लामी की इतनी पावर है नहीं हुकूमती सतह पे और रवानों में जितना लोग उनका साथ दे रहे हैं। लगता कुछ यूं है कि पहली दफा पाकिस्तानी अवाम किसी शख्सियत की बिना पे सियासत के पास जमा नहीं हुई है, किसी धरने में जमा नहीं हुई है, यहाँ पे सिर्फ अपने मसाइल की वजह से जमा हुई है और ऐसा लगता है कि और लोग भी यहाँ पे शामिल हो सकते हैं। अब ये एक दो इसमें क्वेश्चन रेज होते हैं। एक तो ये कि अगर ऐसे धरने वाकई कामयाब हो सकते हैं और हुकूमत सोचने पे मजबूर हो सकती है तो तहरीके इंसाफ जो अपने आप को इतनी बड़ी पावर कहती है वो क्यों ना ऐसे धरने कर सकी कि जिसमें अवाम के मसाइल के हल की तरफ कोई बात की जाती। दूसरी तरफ एक और मसला जो आलमी सतह पे हम देखते हैं और जो पॉलिटिक्स में अभी हमने बांग्लादेश की जो सूरत हाल देखी कि आम तलबा के एहतजाज ने वहाँ पे हसीना वाजिद जो कि एक तवील अरसे तक सिविल डिक्टेटर बन के हुक्मरानी करती रहीं, उन्हें वहाँ से भागने पे मजबूर कर दिया। यानी कि अवाम की ताकत ऐसी थी कि अगर एक शख्स को गोली लगती तो दूसरा सीना खोल के सामने खड़ा हो जाता कि आओ मुझे भी मारो, और उसके बाद वहां की फौज ने कहा कि हम अवाम को नहीं मार सकते। इस तमाम चीज़ों में, इन तमाम बातों में तकरीबन 19 तलबा की अमवात भी हुई। यानी कि जब आप अवाम को इतना परेशान कर दें कि वो रोड पे आ जाएं और अपने हकूक की बात करने लगें तो फिर कुछ भी कहीं कुछ नहीं हो सकता। क्या इस वक्त मुस्लिम लीग नून जो शहबाज हुकूमत के पास इतनी कोई बुरी सूरत हाल आ चुकी है कि अगर ये धरने आगे कोई सूरत हाल अख्तियार करते हैं तो क्या हसीना वाजिद की तरह शहबाज शरीफ साहब को भी भागना पड़ेगा? ये क्वेश्चन जरूर रेज होता है। दूसरा, आज प्रोग्राम में बात करेंगे कुछ मखसूस नशिस्तों के हवाले से, नेले पे दहला, और इस वक्त जो मुस्लिम लीग नून ने बिल पास करवाया है इलेक्शन का 2017 तरमीमी बिल, उसके बाद अदालती फैसले की बुनियादें क्या रह जाएंगी कि उन्होंने PTI की हैसियत को एक्सेप्ट तो कर लिया था लेकिन अब बिल पास होने के बाद क्या PTI की हैसियत एक्सेप्ट हो सकेगी या फिर जो मखसूस नशिस्तें अदालत ने 8 रुकनी अदालत यानी कि आपका एक बड़ा बेंच जो था उसने फैसला जो किया था उसकी हैसियत क्या रह जाएगी। तमाम मौजूद पे बात करते हैं। मेरे साथ मौजूद है प्रोग्राम में मोहसिन काजमी साहब, आप तजियाकार ऐसे प्रोग्राम में आपको वेलकम करेंगे। और उनके साथ मौजूद है बाबर अनवर साहब, आपका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से ऐसे प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। आपकी तरफ आते हैं मोहसिन काजमी साहब। इंट्रोडक्टरी पार्ट आपने सुना है, आपके समझते हैं कि पाकिस्तान में क्या ऐसी सूरत हाल बन सकती है जिस तरह से धरने हो रहे। कराची में तो छोटे मोटी हम चीज़ें देख ही रहे थे और मैंने आम आवाम को देखा जिस तरह से अभी हाफिज नईम साहब भी अपनी बयान में कुछ देर पहले ही 1 घंटे पहले मैं देख रही थी, वो कह रहे थे जनाब लोग आम लोग बाहर आ रहे हैं। क्या समझते हैं क्या मुस्तकबिल है इस बात का? अच्छा देखिए, थोड़ा सा एक फ़र्क जहन में रखिए कि हसीना वाजिद भाग के गई, अफगानिस्तान के अशरफ गनी गए और श्रीलंका की कहानी भी हमारे सामने मौजूद है और कीनिया की भी है। अब हम एक ज़माने से यहाँ तबसरे सुनते चले आ रहे हैं कि सब यही तवक्की करते हैं कि जी वो जो कुछ वहाँ हुआ है वो यहाँ भी होगा। अच्छा देखना ये उसकी वजह है कि वो वहाँ इतनी तेज़ी से कामयाबी कैसे आई बांग्लादेश के अंदर कि हसीना वाजिद के पास पावर बहुत थी, इस्टेब्लिशमेंट हाथ में थी, वहाँ अदलिया का कोई मसला नहीं था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मुल्क माशी तौर पे इतना ख़राब नहीं था, सब कुछ था। क्या ख़राबी थी? ख़राबी मोहतरमा में ये थी कि वो डिक्टेटराना माइंडेड थी। उन्हें 2 इलेक्शन कराए, अपनी मर्जी के कराए, अपनी पसंद के कराए, ज़बरदस्ती कराए, खुद ही जीते। जमहूरियत का
ये तकादा नहीं था कि आज आपने खालिदा जिया को जो रिहा किया है 12 साल 13 साल उसको जेल में रखा आपने। ये जमहूरियत नहीं होती है। गुनाह किया, सबसे आपने मुकदमा चलाया, फैसला किया, सजा दे दी, साल 2 साल 1.5 साल बहुत होते हैं। अब आइए वो कौम, ये तीन का मैं जिक्र किया, इनकी एक जबान है और एक कौम है। ये खट से हो गया। ईरान एक जबान थी, एक कौम थी, इनकलाब आ गया। यही वजह है कि अफगानिस्तान में भी प्रेशर काम कर गया, उसको छोड़ के जाना पड़ा। और यही वजह है कि बांग्लादेश के अंदर भी, हमारे मुल्क के अंदर एक कौम नहीं है, एक जबान हम लोग नहीं है। वी आर डिवाइडेड इन सम प्रोविंसेस और सब डिवाइडेड भी है हम। नंबर 1, अब हमारे यहाँ ऐसा आदमी मिल जाए, जैसा कि आपने अपने तस्वीर में बहुत अच्छी बात जिक्र किया, आपने बताया कि जब किसी के सीने पे गोली लगी तो दूसरा आके खड़ा हो गया, मुझे भी मारो। जब ऐसी सूरत हाल होगी तो नताइज बड़े जबरदस्त आएंगे, और वो आ गए। और दूसरी बात, पाके वहां की आर्मी ने हसीना वाजिद को सेफ वे दिया है, देना नहीं चाहिए था, वरना वो इस वक्त जेल में होती उसूली तौर पे। और ये भी देखें आप, उनकी सियासी शऊर को आप दाद दें। जो भी तलबा हैं, यंग जनरेशन जो है वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रही है इस हुकूमत को जो फौज लेकर आ रही है। इस फौज का असर खत्म कर रही है वो। उसने अभी भी कल बिल पास करवा दिया, असेंबली पार्लियामेंट जो है तोड़वा दिया अपने। उन्होंने खालिदा जिया को रिहा भी, आज सारे और कैदी भी रिहा हो रहे हैं। तो ये तो वहाँ पे बहुत अच्छा रेवोल्यूशन आया है, और ये प्रो पाकिस्तानियों का रेवोल्यूशन है, इसको मान लिया जाए। जितने भी लड़े हैं इस वक्त वो प्रो मुजीब नहीं थे, प्रो पाकिस्तान थे। आप एक तरफ कह रहे हैं कि हम अलग हैं, वो अलग हैं, तो इस लिहाज से आप कह रहे हैं पाकिस्तान। तो मैं तो ये कहता हूँ, मैं इनकी जगह होता तो मैं तो अब तक बैठ के से जो पाकिस्तान, मशरकी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान एक हुआ था, तो दो कौमी नजरिए में कौमें तो एक ही थी ना, कौम तो एक थी ना, सब कुछ एक था। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ उस वक्त जो था शेख मुजीब 6 नुकात पे इलेक्शन लड़ा, तो वो दावा करता था कन्फेडरेशन बनाओ। मैं आपसे जो सवाल मुद्दा पूछना चाह रही हूँ, मैं यही पूछना चाह रही हूँ कि क्या जो बांग्लादेश में बंगालियों ने इस वक्त किया है, क्या पाकिस्तानी कौम भी उसी नहज पे जा रही है अब, क्योंकि अब वो है उस स्टेज पे। हाँ, मैं उसी नुक्ते पे आ रहा था, थोड़ी सी मेरी तमीज ज्यादा हो गई कि देखिए पाकिस्तान के हालात को और उसके हालात का कंपेयर करें तो पाकिस्तान के हालात उससे कहीं बदतर है। हमारी मैशियत खत्म हो गई, हमारे अंदरूनी मसाइल हैं, हमारे इस्टेब्लिशमेंट के मसाइल हैं, हमारी जनाब अदलिया के मसाइल हैं, हमारे सियासतदानों के मसाइल हैं। इतना क्लेश, उसके बावजूद वो चीज़ नहीं हो रही जो वहाँ हुई, और इसी के लोग तवक्के लगाए बैठे हैं। अब बात यह कि हमारे बराबर बैठे हैं मुस्लिम लीग के हैं, इनकी हुकूमत है, 2.5 साल से हुकूमत चला रहे हैं। चलाने वाले भी आज सरेंडर हो चुके। एहसन इकबाल साहब का बयान सुन लीजिए आप, वो कह चुके कोई भी आ जाए हुकूमत नहीं चला सकता, इसलिए खजाना खाली हो चुका है। यूनियन ने एक्सेप्ट किया इस बात को। सर उन्होंने तो नहीं लूटा ना, ये भी तो एक्सेप्ट करें। ऐसा तो नहीं है मुस्लिम लीग नून ने लूट लिया वो सारा खजाना। मैं तो लूटने का नहीं लफ्ज कहा इस वक्त। नहीं सर, मैं ही कह रही हूँ कि मतलब उनकी पॉलिसीज की वजह से खत्म हो गया। उनकी पॉलिसी, वो क्या करते हैं, मुझे अगर कोई भी गवर्नमेंट में होता तो वो क्या कर सकता था इस वक्त इस सिचुएशन में। अच्छा, उन्हीं ने जो सबसे बड़ी गलती है कि 8 फरवरी का इलेक्शन के नताइज को तस्लीम कर लेते, एक। दूसरी गलती उससे भी पहले जो की, वो अदम एतमाद की तहरीक लाने का मौका ही नहीं था। तो सर फिर मुस्लिम लीग नून के जो बानी हैं उनको फिर सलाम करना चाहिए कि उनकी पॉलिसी ठीक थी कि वो साइडलाइन हो गए पहले। मुस्लिम लीग के बानी कौन है? सर मुस्लिम लीग नून के बानी में कह रही। हाँ, नून के मुझसे नवाज शरीफ साहब की बात कर रहे हैं ना। नवाज शरीफ साहब जो फैसले शुरू में कर रहे थे, नवाज शरीफ साहब ज़हीन आदमी हैं, तजुर्बेकार आदमी हैं। उन्हीं ने पाकिस्तान में जो हुकूमत चलाई वो काफ़ी हद तक बेहतर हुकूमत चलाई। मैं ज़ाती तौर पर उनकी ये तारीफ भी करने को तैयार हूँ कि अगर वो रहते तो पाकिस्तान तरक्की करता, माना। लेकिन बात ये कि उन्हीं ने भी जो गलतियाँ की है ना, जब उनकी हुकूमत तो नहीं ख़त्म हुई थी, ये बताइए, उनकी वजारत उज़्मा ख़त्म हुई थी ना। हुकूमत में तो वो आपने बिठा दिया उनको खाकान शाहिद को लाके, तो हुकूमत तो आप ही की थी मुस्लिम लीग। तो जब ये सर देखिए यहाँ पे एक टेक्निकल मसला आएगा और मैं इसको बात को आगे लेके चलूंगी। जब पीटीआई को अपने बानी से और एक शख्स से इतनी मोहब्बत है, और होनी भी चाहिए, बड़ी फितरी सी बात है, तो फिर अगर किसी पार्टी का बानी लीडर ही अंदर जेल की सलाखों में पीछे होगा तो जाहिर सी बात है पॉलिसीज बदलेंगी,
पार्टी तितर बितर होगी, फैसले गलत होंगे, बहुत कुछ गलत हो सकता है, जो कि हमने तारीख में देखा। 2018 में अगर किसी को जो इलेक्शंस हुए और उससे पहले अगर किसी को जेल में डाला गया, ज़बरदस्ती हुकूमतें ख़त्म की गई, तो वो भी कोई अच्छी पॉलिसीज़ नहीं थी हमारी, जिसको हम भुगत रहे हैं। बड़े तजर्बे हमारे गलत भी हुए हैं। आगे चलते हैं जनाब। मैं आपकी तरफ आऊँगी मोहसिन काज़मी साहब, और भी क्वेश्चन है मेरे पास। बाबर अनवर साहब, इस वक्त जो सूरत हाल है, मुस्लिम लीग नून के लिए ख़तरे की घंटी है, क्योंकि ये एहतजाज इस तरह से बढ़ रहे हैं कि अगर हम कहें कि सिर्फ जमात इस्लामी के हामी बाहर नहीं है, बल्कि और पार्टीज़ के हामी भी, बल्कि अगर मुझे तो लगता है कि अगर ये धरना अगर कराची में कहीं हो रहा होता तो मैं भी शायद एहतजाज में इसलिए शामिल होती कि अगर मेरे घर के बिजली का बिल इतना आ रहा है, जो कि एक मीडियोटिक फैमिली का एक बजट होता है कि भाई मुझे इतना 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 करना है, आपका का पूरा बजट बिजली में जा रहा है, तो उसका क्या वे आउट है? तो एक आम आदमी जो परेशान होकर बाहर निकल रहा है, क्या मुस्लिम लीग नून को अपने लिए खतरात नजर आ रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो ये तो एक जमहूरियत का हुस्न है कि एहतजाज भी होते हैं, लोग नाराज भी होते हैं, लोग मान भी जाते हैं, तो इससे किसी चीज का खतरा नहीं है हमें एज अ गवर्नमेंट। हम सारे वो काम कर रहे हैं जो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए है, पाकिस्तान को आने वाले दिनों में उससे सुकून मिलेगा, बेहतरी की तरफ आएगा। फाइनेंशियल कंडीशन मुल्क की खराब है, उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। सर्कुलर डेप्थ पावर सेक्टर के आसमानों को छू रहे हैं। इंटरनेशनल फ्रंट पे भी हमें प्रॉब्लम्स हैं, आईएमएफ की डील्स के ऊपर प्रॉब्लम है, इन्वेस्टमेंट लाने में बड़ी प्रॉब्लम हुई है पावर सेक्टर के अंदर। तो सर्कुलर डेप्थ बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से हमारी अपनी जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनीज हैं वो डेप्थ में जा रही हैं। तो सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट करने के लिए बिजली के टैरिफ को इंक्रीज किया है, बट वो टेम्परेरी बेसिस पे किया है। इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों में टैरिफ को वापस लाएंगे, नीचे की तरफ लाएंगे, और पहले से काफ़ी नीचे लाएंगे ताकि लोगों को रिलीफ मिल सके। इस वक्त एक मुश्किल वक्त है, मुश्किल वक्त में सबको अपना हिस्सा देना पड़ेगा। अब अगर आप एहतजाज देखें, एहतजाज बहुत अमन एहतजाज कर रहे हैं, हम उनको नहीं रोक रहे, वो एहतजाज कर रहे हैं। बाबर अनवर साहब, काफी आप जो है ना संजीदा किस्म के और बड़ी पढ़ी लिखी गुफ्तगू कर रहे हो, आपके चेहरे से भी नजर आ रहा है कि बड़ी संजीदा किस्म की। क्या आपको लगता है कि आप जो बात कर रहे हैं वो हो सकेगा? एहसन इकबाल साहब थोड़ी देर पहले कह चुके हैं कि हमने जब 200 यूनिट वाली बात की थी रिलीफ देने की, तो हमें कम से कम भी 200 से 300 अरब का जो है वो होल पड़ा था, और आगे चल के मजीद हम पैसा वो कहां से निकालेंगे? और फिर आपको भी पता है कि इस हुकूमत ने बजट में, आईएमएफ ने नहीं कहा था, जिस तरह से रिलीफ दिया गया है ब्यूरोक्रेसी को, वो किस खाते में गई है, उनको क्यों रिलीफ दिया गया है, ये भी नहीं समझ से बाहर है। देखिए, ब्यूरोक्रेट्स भी किस मुल्क के हैं? पाकिस्तान की है ना, वो भी पाकिस्तान आवाम में से लोग हैं। अगर एक आम आदमी के इस सैलरी के अंदर गुजारा इस वक्त महंगाई के दौर में या बिजली के बिल नहीं भर सकता, तो क्या आपको लगता है इतनी सैलरी के अंदर एक ब्यूरोक्रेट वो बिल भर सकता है? ब्यूरोक्रेट पाकिस्तान गवर्नमेंट का एम्प्लॉय होकर वो हमारे अपने मुल्क की खिदमत कर रहा है, अपने लोगों की खिदमत कर रहा है, अगर उसको रिलीफ नहीं देंगे, चले मान लेते हैं जमात अभी हाफिज नईम और रहमान साहब की बात होती, ब्यूरोक्रेसी हर तरफ है, ठीक है ना। आप हुकूमत का एम्प्लॉय है। अभी आज पासपोर्ट की जो बात हो रही है, पाकिस्तान का पासपोर्ट जो है आखिरी 5 नंबर के मुल्कों में आया हुआ है, वो भी वो 5 मुल्क वो जहाँ पे खाना जंगी भी हो रही है वहां पे आया हुआ है। खुदा का खौफ करें। और ये फिर पूछे ना, और फिर ये कहा गया कि उसकी वैल्यू इसलिए कम हुई है कि पाकिस्तानी पासपोर्ट में बाहर जो पाकिस्तानी है 20-20 हजार के करीब जो है वो जेलों में, और वो भीख मांग रहे हैं, चोरियां कर रहे हैं। तो ये भी तो पता है ना कि पासपोर्ट क्या सिर्फ पाकिस्तानी है? वो बर्नीस को किसने दिया है? और जो आपके जो और लोग हैं दूसरे ममालिक के, मैं इस वक्त नाम नहीं लेना चाहती हूँ, उस मुल्क के, क्यों दिया है अफगानी को, क्यों दिया है पासपोर्ट? वो जहां के जो करते हैं। और ये मुझे पता है कि जो ये ब्यूरोक्रेसी पासपोर्ट दे रही है कि उनकी जायदादें तो जरा चेक करें, फिर हमसे कहते हैं कि ब्यूरोक्रेसी है और ये हुकूमत की खिदमत कर रहे हैं। ये कौन से पाकिस्तान की खिदमतें हो रही है? सर मेरी समझ से बाहर है। आपको तो बड़ा तजुर्बा है हुकूमतों का। इसका आपको जवाब देता हूं, हमें तजुर्बा है अल्हम्दुलिल्लाह। हम बहुत कंफर्टेबल हैं इस वक्त अपनी गवर्नमेंट चलाने में। मुश्किल फैसले हमने 15 महीने में भी किए हैं, हम मजीद आगे भी कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला चीजें बेहतरी की तरफ आ रही हैं और मजीद आएंगी। इंटरेस्ट रेट नीचे आ रहा है, इंशाल्लाह ताला मजीद आने वाले दिनों में और इंटरेस्ट रेट नीचे करेंगे और मईशत का पहिया चलेगा और इंशाल्लाह ताला बिजली के बिल भी कम होंगे। ये सारी चीजें हमारे एजेंडा के अंदर हैं। लेकिन आप हमें भी तो क्रेडिट दें एज बीइंग अ गवर्नमेंट। हम यहाँ बैठे हुए हैं, हमें भी तो चीजें मैनेज करनी, हम कर रहे हैं ना। हम मुश्किल फैसले कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि मैं अगर एक पॉलिटिशियन हूं तो मुझे आवाम का दुख नहीं है, मुझे अपने लोगों का दुख नहीं है कि वो बिजली का बिल ज्यादा भर रहे हैं या मैं बिजली का बिल ज्यादा नहीं भर रहा? बट इस वक्त मुल्क की जरूरत और मुल्क की मईशत के हिसाब से जो स्टेप्स लेने हैं आने वाले दिनों में जिससे मुल्क के लिए सुकून हो, वो हम ले रहे हैं। और
ब्यूरोक्रेट्स की आप बात करते हो, कहते हैं जी इदारों को फ्री बिजली दी हुई, ठीक है, हाफिज नईम रहमान साहब कहते हैं इदारों की फ्री बिजली खत्म करें, ठीक है खत्म कर देते हैं, मगर एंड ऑफ द डे बिल तो वही गवर्नमेंट ने भरना है ना, उस इदारे ने भरना है। वो इदारा किसका है? गवर्नमेंट का है। उसका फंड, उसका बजट कहां से आ रहा है? गवर्नमेंट से आ रहा है। यहां पे हाथ रख लें, यहां पे हाथ रख लें, बात तो वही है। पॉइंट है कि कॉन्क्रीट इसका सोल्यूशन, इसके सोल्यूशन की तरफ लेके जाना सर चाहिए। सोल्यूशन बच्चा बच्चा भी जानता है। मुझे नहीं समझ में आता कि इकोनॉमी के इतने बड़े माहिर बैठे हुए हैं, उनको क्यों नहीं, इतनी सी बात है, हम ये समझते हैं, और मैं अपने बहुत सारे प्रोग्राम्स में ये बात कर चुकी हूँ कि इस वक्त जिस तरह से मुस्लिम लीग नून गवर्नमेंट चला रही है, कोई और होती तो उसको भी ये फैसले करने पड़ते, लेकिन जहां यहाँ पे ना इंसाफी होती है ना, प्रॉब्लम वहां क्रिएट होता है। ना इंसाफी किस तरह से होती है कि आपने जागीरदारों की जमीनों पे तो नहीं टैक्स लगाना, क्योंकि ज़राअत जो है आपने शायद वो एग्रीकल्चर अगर उसके साथ शामिल हो गया तो लफ्ज कल्चर खत्म कर देना चाहिए, ताकि वो शोबे में जो है वो शायद टैक्स लग सके। मेरा ख्याल है लफ्ज का मसला है। अगर वहां पे टैक्स नहीं लगाया तो कोई इसका जवाब दे कि पाकिस्तान एग्रीकल्चर मुल्क है, तो वो जागीरदार जो कि जमीन जो लेते हैं एग्रीकल्चर के नाम पे लेते हैं और करते हैं उसमें कुछ और है, क्या ये सबकी आंखें बंद है कि पता नहीं चलता? ये तो तमाम माफियाज है जो घेर के बैठे हुए। और सर आईपीपीज की जहां पे बात है, 40% ऐसी आईपीपीज हैं जो कि बाहर मुल्क में है, बाहर लोगों की है, और जिसमें हम कह सकते हैं कि वो आलमी तौर पे किसी जगह जाके ये लॉ पे हमें खड़ा कर सकते हैं कटहरे में कि हमारे जो मायदे हुए हैं उसका जवाब दो। 60% अगर पाकिस्तान में अगर फर्ज करें कि खाना जंगी और कोई मसले हैं, तो क्या यहाँ की एस्टेब्लिशमेंट से लेके हुकूमत उनकी रस्सियां नहीं कर सकती कि जनाब मेरे मुल्क में हालात खराब है, जब्त करो? क्या हमने ये बीच में नहीं सुना था कि हमारी अगर इकोनॉमी जाएगी तो बैंकों से हमारा पैसा जब्त हो जाएगा? क्या हम इस वक्त स्टेप नहीं ले सकते? मैं इसका आपको सबसे पहले थोड़ा सा समराइज करता हूं। इलेक्ट्रिक का इशू क्या है, मैं आपको अपने एक कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करता हूं। हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर अगर आप 100 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं, 40 का आपको बिल मिल रहा है, 60 का 20% लाइन लॉसेस में जा रहा है, और 40 का नो बिल है। अब वो जो 60 का यूनिट का जो बिल नहीं है, वो 40% जो यूनिट का बिल भर रहे हैं उन्होंने भरना है। ये एक सिंपल सी चीज है जो शायद कोई भी इतनी आसानी से समझ सकता है। मसला इस वक्त यह है कि सर्कुलर डेब्ट्स खत्म करना, सोवियत गारंटीज हैं, हम नेगोशिएट कर रहे हैं आईपीपीसी के साथ, काफी हद तक बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, लोगों को नेगोशिएट कर रहे हैं, कंपनीज के साथ नेगोशिएट कर रहे हैं। सरप्लस जो एनर्जी है हमारे पास, ट्रांसमिशन लाइन का इशू है, सारी चीज़ों का इशू है, हम उन चीज़ों पे वर्किंग कर रहे हैं और मजीद बहुत तेज़ी से पेशरफ्त हो रही है। हम प्राइवेटाइजेशन की तरफ भी जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक कंपनीज को जो इश्यूज हैं उसको रिजॉल्व करने के लिए, जो एक्स्ट्रा भर्तियां हैं उसको भी ख़त्म करने की हम कोशिश कर रहे हैं। रही बात, आपने एक और सवाल किया ना कि हम एकदम से छीन नहीं सकते उनसे, हम नहीं छीन सकते, हमारी सोवियत गारंटीज हैं, हमें इंटरनेशनल फ्रंट पे लोगों को, दुनिया को जवाब देना है। इट्स नॉट दैट इजी। अगर हम ऐसा कोई काम करेंगे तो हम पे जुर्माने होंगे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर, और हो सकता है कि हम पे कोई पाबंदियां भी लग जाएं, जो हम इस वक्त इस पोजीशन में नहीं है कि जो हम अफोर्ड कर सकें। ठीक है सर, आपका जवाब आ गया। पता नहीं हम इस पोजीशन में क्यों नहीं, हमने रिकॉर्डिंग के मामले तो बड़े आसानी से फैसले कर दिया और बड़े पाकिस्तान को लॉस करवा दिया, ठीक ठाक लॉस करवा दिया रिकॉर्डिंग के मामले में। उसके बाद हमने प्री बार्गेन करा ना उसी कंपनी से, हम तो लॉस करने के लिए बैठे हुए, उसी कंपनी से प्री बार्गेन किया ना हमने। सर प्रॉब्लम ये है ना कि हम तो पैसा लुटाने पे तुले हुए। मैं आगे चलती हूँ जनाब। देखें सर मैं मोहसिन काज़मी साहब के पास एक चीज बोलना चाह रहा हूँ। इस वक्त पाकिस्तान के अगेंस्ट जितनी बैरूनी ताकतें हैं वो एक साथ हुई नहीं है, तो आप इतनी सी बात को आप समझ लें, अगर हम एक स्टेप लेते हैं उसका हमें 10 स्टेप का जुर्माना है या हमें उसका रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने जो बनाया है ना, जो इसकी जोग्राफिया सूरत हाल है, वो कोई अल्लाह की देन है। इतनी आसानी से जो है आलमी ताकतें खराब नहीं होने देंगी, कर रही है ना देंगी सर इस पाकिस्तान को, सिवाय सेक्रेटेरियन इशू के। मेरे भाइयों कान खोल के सुन लो, सेक्रेटेरियन इशू के अलावा कोई पाकिस्तान को का बाल बीका नहीं कर सकता। और ये अल्हम्दुलिल्लाह ये बात है कि अगर आप कराची में बैठे हुए, स्पेशली कराची वो सिटी है जो तमाम लोगों को मिला के जुड़ा के बैठा हुआ है, यहाँ पे आप मुझे बता दें कितने सेक्रेटेरियन इश्यूज हैं जो कर भी रहे हैं ना, वो दूसरे ममालिक के एजेंट है, हमें नहीं पता होता बराबर में कौन रह रहा है, हम आपस में बड़े मिलजुल के रहते हैं। आगे चलते हैं जनाब। मोहसिन काज़मी साहब, 1994 की बात की जाती है, आईपीपीस के हवाले से गलत फैसले हुए, मुस्लिम लीग नून पे खास तौर पे नवाज शरीफ साहब के पीछे पड़ गए पीटीआई वाले के जनाब इन्होंने किया क्या उसके बाद मुशर्रफ की गवर्नमेंट नहीं आई? क्या उसके बाद जो है डिक्टेटर के बाद आपकी पीपल्स पार्टी आती है, फिर वापस मुस्लिम लीग नून आती है, फिर पीटीआई आती है? किसी को नहीं याद आया? ये अचानक से पहले 2001 में कह दिया गया था, इंडिकेटर्स दे दिए गए थे कि याद रखिएगा कि 24-25 साल बाद आप सर पे हाथ रख के रोएंगे, आपको ये मसले हल नहीं होने वाले।
सिर्फ एक हुकूमत की गलती है, पीछे जो सारे बैठे हुए थे उन्होंने कुछ नहीं किया? अच्छा, बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है। असल में यही वो क्वेश्चन है जिसके पीछे आपके मसाइल का अंबार लगा हुआ है। आपने खुद कह दिया, ये इन्हीं के पीरियड में मियां नवाज शरीफ साहब ने लोड शेडिंग खत्म करने के लिए ये मुआहदे किए। अब तो मुझे वो गाना याद है, मेरे गांव में बिजली आई है। मैं छोटी थी तो मेरे कान में आज तक याद है कि वो मेरे गांव में बिजली आई है। मेरा ख्याल है वो आईपीपीस का ही अच्छा, चक्कर था। मैं आपको थोड़ा सा एक अपने बारे में बता दूं कि मैंने 25 साल पावर प्लांट पे काम किया है। ठीक है, 25 साल, मुझे ये सब कहानियां पता हैं। सही। हम जहाँ काम करते वहाँ भी लोड शेडिंग होती थी, बड़ी ज़बरदस्त, किसी को पता भी नहीं चलता था लोड शेडिंग में। अब देखिए जनाब, आपकी रिक्वायरमेंट जो बिजली की है पाकिस्तान के अंदर 22,000 किलोवाट से 22,000 किलोवाट। अगर ये बिजली हमें मिल जाए तो लोड शेडिंग खत्म। अब आइए, और कंफर्ट होना आप चाहते हैं कि कारखाने भी चले हैं, इतनी बिजली हो तो 31,000 मेगावाट चाहिए बिजली आपको, हो गई। अब बिजली जो प्रोड्यूस करने की आपने पावर प्लांट लगाए हैं उनकी जो कैपेसिटी है वो 45,000 है, ठीक है। अब आप पेमेंट कर रहे हैं 45,000 की उनको, वो भी डॉलर में कर रहे हैं, और बिजली आप हमें जो दे रहे हैं आवाम तक पहुंचा रहे हैं वो 22,000 भी नहीं पहुंचा रहे हैं, वरना लोड शेडिंग की जरूरत नहीं है। तो सवाल ये कि ये मुआहदा करते वक्त 3 बातों का ख्याल करना था। नंबर 1 कि जिनको पावर प्लांट बनाने की इजाजत थी, बिल्कुल सही है, बाहर वाले आए उन्हें इजाजत। आपने क्यों नहीं कहा कि हमारे क्या कोयला मौजूद है, कोयला हम देंगे, उन्हें का नहीं। मेरा तो मसला ये है कि मैं कह रही हूँ गलती हो गई है, गवर्नमेंट ने गलती कर दी। नहीं तो छोटी मोटी गलती थोड़ी हुई है ना। वो तो आपने हमारे देखें, अभी हसीना वजीर का वाकया वो गलती मसला हुआ ना, किसी ने मुझसे पूछा, बीपर में मुझसे लिया गया था कि क्या होगा इकोनॉमी। मैंने कहा उसने तो ये किया था जनाब, खाओ पियो ऐश करो, मैं इकोनॉमी को बेहतर कर रही हूँ, हुकूक नहीं दूंगी मैं तुम्हारे, बस ये वाला मसाइल थे। उनकी गवर्नमेंट का मसला ये है कि एक आते खालिदा जिया आए, ये आए, इन्होंने इकोनॉमी पे कंप्रोमाइज नहीं किया। हमारा तो मसला ये है कि हम 2 से 3 सालों की प्लानिंग करते, 25-50 सालों की प्लानिंग नहीं करते। हमारा तो प्रॉब्लम ये है ना, दूसरे आने वालों ने क्यों नहीं सोचा कि ये मायदा गलत हुआ है, इसको हटा देना चाहिए। नहीं, कोशिश की है आप, शायद इमरान खान ने तो ये तक कोशिश की थी कि डॉलर की जगह उसको पाकिस्तानी करेंसी भी लाया, बड़ी शराइत बात। वो तो जिसने मुआहिदा किया उस मुआहिदे को अगले आने वाली हुकूमत चलाएगी, जैसा आपने पूछा मुशर्रफ ने किया, इमरान खान ने एक थोड़ी सी मैं आपकी बात पे ऐड कर रहा हूँ, अब्दुल रज़ाक दाऊद के पावर प्लांट का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू किया, कि इलेक्ट्रिक का कॉन्ट्रैक्ट उसी इमरान खान ने रिन्यू किया, जो आप कह रहे हैं कि डॉलर से उसको करेंसी में लेकर गए। तो अगर उनकी नीयत ये थी कि मैंने ये मसला जो बेसिकली इस वक्त ऑन पेपर है, जो हम सब कह रहे हैं, मैं भी इस बात को एक्सेप्ट कर रहा हूं तो कि बाबर साहब मुझे सिर्फ इतना सा जवाब दे दें कि जब अदम एतमाद की तहरीक से पहले आप जुलूस निकाल रहे थे इस्लामाबाद में, तो आपने कहा था 70 रुपए यूनिट बिजली थी उस वक्त, हम इसे 12 रुपए यूनिट लेकर आएंगे। उस वक्त 37 रुपीज यूनिट थी। जब बात सुनिए, आपके आने के बाद 12 रुपए नहीं हुए, अब वो जाके पहुंच गई 95 रुपीज पे पहुंच गई। मेरे घर का भी बिल जो है 70,000 का बिल आया, 2 कमरों का घर है मेरा, 70,000 का बिल आया। आप बताएं कि आपने कमर नहीं तोड़ी, आपने तोड़ी दिया, आवाम को ही खत्म कर दिया। और इस वक्त पाकिस्तान तबाही के इतने एंड पे है कि अब इससे ज्यादा तबाही के चांसेस है ही नहीं, खत्म ही नहीं है। और जो मेरा तबसरा जरा सा है, अगर आप मुझे टाइम दें 3 मिनट। 14 अगस्त तक तो तबाही वाली बातें ना करें, दिल बड़ा टूट जाता है कि मेरा आजादी के महीने में मैं तो हसन निसार साहब की गुफ्तगू भी सुन के जो है वो अल्लाह माफ करे, असल में होता है। आप मतलब नौजवानों को क्या हम बता रहे हैं, क्या हो रहा है? डॉक्टर साहिबा, मैं आपको बताऊं, एक आज़ादी बांग्लादेश ने 1971 में हासिल की थी और एक आज़ादी अभी हासिल की है। कौन सी आज़ादी अच्छी है? वो जो 1971 में हासिल की, मुल्क तोड़ के, हमारा अवाम को तकसीम करके, पूरी कौम को तकसीम करके, या जो आज उन्होंने हासिल किया, आज वो आज़ाद हो गए। बहरहाल बांग्लादेश और पाकिस्तान का मसला जो है वो फितरी तौर पे नहीं, मेरा तौर पे देखें, मेरा भी एक सवाल है। मुझे एक बात बताएं, लोग हम श्रीलंकन रेवोल्यूशन की बात करते हैं, अभी रिसेंटली की बात करें तो रेवोल्यूशन आया, चीजें बदल गई, सब ठीक हो गया, उसके बाद वहां क्या हो रहा है? वहां के आवाम के हकूक की पामाली हो रही है कि नहीं हो रही? आवाम के लिए वहां महंगाई हो रही है या वहां चीजें सस्ती हो रही हैं? उसके ऊपर कोई बात नहीं करता। कहां? चलिए एक छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के फौरन बाद आते हैं, कंटिन्यू करते हैं इसको। ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर है, मुझे ज्वाइन कर चुकी हैं नीलम रिशाद शेख साहब, आपका ताल्लुक पीटीआई से। मैडम, प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। आवाज स्टूडियो में अचानक से गायब हो गई।
जी नीलम निशा साहिबा, आप मुझे सुन सकती हैं? होगी आपकी अब। चलें ठीक है। नीलम निशा साहिबा, इलेक्शन बिल 2017 मंजूर कर लिया गया है, तरमीम मंजूर कर ली गई है उसमें, जिसके नतीजे में जो कोर्ट के ऑर्डर्स थे 12 जुलाई के हवाले से, अगर मैं सही तारीख कह रही हूं, तो उसमें जिस तरह से पीटीआई की हैसियत को एक्सेप्ट करते हुए खवातीन मखसूस नशिस्तें दी गई थी और अक़लियतों की बात की गई थी, वो तमाम फैसला एक तरफ हो जाएगा और इसकी जो पार्लिमानी हैसियत है इस वक्त पीटीआई की सवालिया निशान बन जाएगी। क्या कहेंगी? स्टूडियो में मैं आवाज नहीं सुन पा रही हूँ। ठीक है जी, नीलम निशा साहिबा, आपने मेरा सवाल सुन लिया है। चलें, मेरा ख्याल है कि कॉल डिस्कनेक्ट हो गई है। आपकी तरफ आते हैं मोहसिन काज़मी साहब। मोहसिन काज़मी साहब, क्या समझते हैं इलेक्शन बिल 2017 पे क्या कमेंट करेंगे? तरमीम जो है वो मंजूर कर ली गई है। अभी तो उस कोर्ट ने अपना तफसीली फैसला नहीं दिया। अब ये मैं टेक्निकली बात कर रहा हूँ जो मेरे इल्म में है। जब तक तफसीली फैसला नहीं आता, आप ना अपील में जा सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं, और आपने उठा के तरमीम कर दी असम्बली के अंदर, तो असम्बली में आपकी चलती है, आप तरमीम कर सकते हैं। ये मैं कह रहा हूँ जो तरमीम की, मैं उस पर भी एतराज़ नहीं कर रहा हूँ। जब ये मैटर कोर्ट में जाएगा तो कोर्ट ये अगर कह दे कि ठीक है आपने तरमीम की, हमें कोई इतराज़ नहीं है, आप पार्लियामेंट का पावर है, लेकिन ये इफेक्टिव कब से होगा? हमारे ऑर्डर के बाद नहीं होगा। ऑर्डर तो वो दे चुके हैं। अब सवाल ये, इलेक्शन, अभी मैं न्यूज़ सुन के रहा हूँ, ताज़ा तरीन, आपने शायद नहीं सुनी होगी, इलेक्शन कमीशन जा रहा है कल सुप्रीम कोर्ट। अभी तक तो वो नहीं जा रहे, तो खुद ही उन्हीं कहा था अब नहीं जाएंगे अपील में, अब जा रहे हैं। अगर आप मुझे इजाजत दें तो नीलम निशा शेख साहिबा मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, चूंकि रिमोट पे हैं तो वो उनसे बात मैं कर लूं। नीलम निशा शेख साहिबा, आप मुझे सुन सकती हैं? नहीं आ रही आवाज जी। नीलम साहिबा, आप मुझे सुन सकती हैं आप? जी नीलम जी, मैडम आपको मेरी आवाज आ रही है? मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। चले, हम कोशिश करते हैं कि आपको हमारी आवाज आ जाए। अब कुछ बेहतर हुई है? हाँ, आप आइए, जरा माइक के पास फोन रखें। चलें ठीक है जनाब। नीलम निशा शेख साहिबा, इलेक्शन बिल 2017 भारी अक्सरियत से पार्लियामेंट में मंजूर कर लिया गया है। पीटीआई की क्या हैसियत रहेगी मखसूस नशिस्तों के हवाले से? अगर ये बिल मंजूर हो गया है तो आगे क्या सूरत हाल आप देखती हैं? इतनी भी अंधेर नदी नहीं मची हुई कि पार्लियामेंट उसको मंजूर कर ले। अभी तेल देखें, तेल की झाड़ देखें, ये समझ रहे हैं कि मेड इन 47 not 45 they can do anything in the world. They're sadly mistaken. पार्लियामेंट में हमारे लोग भी हैं, तो अभी इन्हीं के लोगों ने अगर इसको मंजूर करने के लिए बोला है तो हम कोर्ट जाएंगे, हम इस पे ये होने नहीं देंगे। ऑलरेडी इन लोगों ने रिजर्व सीट पे भी यही हरकतें की हुई हैं और आज उसके लिए भी हमने अप्लाई कर दिया फिर से। तो ये बस अपनी मनमानी करने के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। आप जुडिशरी को अपना बना सकते हैं, आप पुलिस को अपना बना सकते हैं, पर अवाम को अपना नहीं बना सकते। अवाम जो है, अब कल आपने देखा है कि हमारे 5 तारीख का के में धरना सवाबी में, ये लाहौर के जो 23 मार्च का मीनार पाकिस्तान का जो हमारा जलसा था उससे भी बड़ा हुआ है ये। वहां पे ऑर्गेनाइज तरीके से ना पुलिस थी, ना ट्रैफिक को कंट्रोल किया जा सकता था। 3 घंटे तक हम वहां रहे हैं, मोटरवे पे अंदर नहीं जा पाए, इतनी ट्रैफिक थी। अब इंशाल्लाह ताला डी चौक पे भी धरना होगा। बेशक लास्ट टाइम मैं गिर गई थी 15 अगस्त को और मेरी टांग डैमेज हो गई थी। बाद में डॉक्टर यासिन के इलेक्शन में बहुत खराब हो गई, मुझे ऑपरेशन करवाना पड़ा। और जिन्होंने ऑपरेशन किया डॉक्टर इमरान शाह कराची के, उनकी मैंने ज्वाइनिंग कराई थी पीटीआई में। तो अब ये डी चौक का धरना होगा, हम जाएंगे जरूर, भले कुछ भी हो।
तो अभी हुकूमत नीलम इरशाद शेख साहिबा कता कलामी की माजरत, लेकिन पार्लियामान की ताकत तो होती है, हुकूमत का तो मतलब ही है ना कि जो अक्सरियत में है, अब वो आप जो भी कहें कि 45 पे आए या 47 पे आए, लेकिन है तो अक्सरियत में। अगर पार्लियामान में अगर वो कहते हैं कि ये बिल इस तरह से पास होगा तो वो फिर हो जाएगा, क्योंकि इख्तलाफी नोट जो अभी जमा करवाया गया है उसमें यही कहा गया है, उसका मफहूम ये है कि पार्लियामान तो सुपीरियर है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के तहत भी हमें यही समझ में आया कि पार्लियामान सुपीरियर है। जिनकी तादाद कम होगी वो तो बात नहीं मनवा सकेंगे। मैं आज की डेट पे तो उसको नहीं मानने को तैयार, बिकॉज ऑपोजिशन इज मोर स्ट्रॉन्गर देन दिस गवर्नमेंट। अब देखें, हमारे जमात इस्लामी वालों ने भी कह दिया कि कोई कमेटियां नहीं बनेंगी, आप कमेटी बनाए, अच्छा जी लोग इकट्ठे किए, पैसा खर्च किया, एसी में बैठे, खाए पिया, मौज किया, चले गए। कमेटियां अब कोई नहीं बनेगी। अब 1-to-1 इमरान खान के साथ ही पहले डील होने जा रही थी। अब हम इंशाल्लाह धरना वहां भी देंगे, अपने कैदी नंबर 804 के छोटा सा जो इन्होंने एक डंजन क्या एक मौत की कहते ना, वो कहते मैं वो वर्ड नहीं बोलना चाहती। अल्लाह ताला इमरान खान को लंबी जिंदगी से तो तंदुरुस्ती वाली दे। ही इज लीस्ट फॉरवर्ड, भले उनको कहीं भी रख लें, वो शेर असली का शेर है, गीदड़ नहीं है जो डर जाए। उसको बगैर एसी के रखा हुआ है, कोई बात नहीं। नवाज शरीफ जब थे जेल में उनको एसी मिलता था, उनको टीवी मिलता था, इनको कुछ भी नहीं मिलता। जब ये बाहर आते उनकी आंखें नहीं खुल रही होती क्योंकि काल कोठरी में रखा हुआ उनको। तो हम अब पीछे नहीं हटने के, पहले जो इन्होंने किया हमारे साथ। एहसन इकबाल कह रहे थे कि इमरान खान ने 2.5 महीने उनको भी उसी कोठरी में रखा था। इत्तेफाक की बात है, आवाज टूटी है डॉक्टर साहिबा। इत्तेफाक की बात यह है कि एहसन इकबाल साहब ये कह रहे हैं कि इत्तेफाक ऐसा है कि मुझे भी इमरान खान साहब ने उसी कोठरी में रखा था, वहीं पे रखा था, उसी सेल में रखा था 2.5 महीने जहां इमरान खान है। आई डोंट नो इनके साथ क्या हुआ है, पर इमरान खान को तो 1 साल हो गया है और 1 साल में उनको कितना टॉर्चर किया है। ये लोग तो आई डोंट थिंक सो कि काल कोठरी में रहे हैं। और हमारी हुकूमत आएगी तो हम ये नहीं करेंगे इनकी तरह घटिया हरकत कि हम भी ऐसे करेंगे। हम चाहेंगे कि सारे मिल बैठ के अपनी इस्लाह करें और पाकिस्तान को बचाने की बात करें। अभी आप देखिए 2-2.5 महीने के बाद फिर से IMF का कर्जे की आगनी है। अब इमरान खान के अलावा कोई और आगे नहीं आ सकता। ये लोग सारे अपनी काल कोठरियां जो बनाई हुई है ना नाम की लंदन में, ये सब भाग जाएंगे। अभी कोई बीमार नहीं हुआ 2-2.5 महीने देखें अभी। हाँ, मुझे बताएं, एक तो हमारा 9 मई और एक 9 फरवरी, ये दोनों देखने की बात है कि 9 मई पे भी इल्जामात लगाए गए और 9 फरवरी पे इन्होंने जाली हुकूमत बनाई। तो अब इनके जाने के दिन आ गए हैं, ये जाए अपने इलाज कराएं, अपने बूटा कराएं, प्लास्टिक मेम बनाए, स्टिक बनाने की कोशिश करें। अब ये रुकने के नहीं है। जब निकल आई है इस हाल में भी घरों को लूटा घसीटा जा रहा है, अपनी औरतों की इतनी बेहुरमती की गई है। 10,000 हमारे PTI के जो बेचारे राह चलते लोगों को भी जो थे नहीं, उनको भी इन्होंने जेल में डाला हुआ है। इतनी जाति तो कभी फिरौन ने भी मेरे ख्याल में नहीं की होगी। तो ये नए फिरौन जो बने हुए हैं इनकी मैं आजकल कुरान शरीफ पढ़ी हूँ तर्जुमे के साथ, तो आज सूरह नूर में पढ़ रही थी, तो उसमें यही लिखा हुआ था कि ऐसे लोगों की आकबत कहते ना संवरने की नहीं बिगड़ने की है। अभी इनके दिन आगे इंशाल्लाह अब पाकिस्तान बहुत शुक्रिया नीलम इरशाद साहब। मेरे ख्याल है कि आवाज में कुछ इशू है, वो इंशाल्लाह फिर किसी प्रोग्राम में बात करते हैं। आपकी तरफ आते हैं बाबर अनवर साहब। इलेक्शन बिल 2017 तरमीम क्या नताइज अखज़ करना चाहती है हुकूमत, क्या खौफजदा है PTI की मौजूदगी से असेंबली फ्लोर पे? देखिए, खौफजदा तो हम किसी से नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ अल्लाह की जात से खौफजदा है। दूसरी चीज ये है कि हम समझते हैं कि ये जो फैसला आया
पहले तो इलेक्शन कमीशन ने इनके ही फैसले की इंटरप्रिटेशन करी जो ये कहते हैं कि वो गलत है, जिसके जवाब में इलेक्शन कमीशन ने भी जवाब जमा कराया कि इलेक्शन एक्ट 2008 का जो कोई उनकी शिक है उस हिसाब से कि पीटीआई ने इलेक्शंस ही नहीं कराए, और अगर आपने इलेक्शंस नहीं कराए तो जो सर्टिफिकेट आपने अपने कैंडिडेट को इशू किया है वो सर्टिफिकेट पे जो जनरल सेक्रेटरी या चेयरमैन का या पार्टी के प्रेसिडेंट का चेयरमैन का साइन होता है, तो वो हम कैसे मान लेंगे जनरल सेक्रेटरी है या ये चेयरमैन है जब आपने इलेक्शन ही नहीं कराए? तो वो सर्टिफिकेट बिल्कुल नल एंड वाइट हो जाता है। तो एक पॉइंट उन्होंने अपना रेस किया है। अब सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो एक मुख्तसर सा फैसला दिया, उसने कहा जी हमारे फैसले को, पहले वाले फैसले की गलत इंटरप्रिटेशन कर दी थी, तो उसकी हमने मतलब कह लें कि उसको जो जिसके साथ नाइंसाफी हुई तो उसको हमने कवर अप करने के लिए ये फैसला दिया है। सर निशान वाला मसला अपनी जगह है, लेकिन पार्टी की रजिस्ट्रेशन थी, पार्टी अपनी जगह मौजूद, बिल्कुल पार्टी है, बट कानून है ना, इलेक्शन एक्ट के अंदर कानून है कि आपको रिजर्व सीट्स के अपनी लिस्ट देनी है, आपने लोगों को नॉमिनेट करना है, वो अपने नॉमिनेशन पेपर जमा कराते हैं, उनकी नॉमिनेशन की स्क्रूटनी होती है, जैसे हमारी हुई है, हमारे मतलब मेरी हुई है जनरल सीट के लिए, लोगों की वुमेन सीट के लिए हुई है, रिजर्व सीट्स के लिए, ये कानून मौजूद है ना, कानून को फॉलो करते हुए वो काम कर रहे हैं। फैसला आपने जो भी दिया, इलेक्शन कमीशन ने उसका इंटरप्रिटेशन करी, उसका उन्होंने आज जवाब भी जमा करा दिया सुप्रीम कोर्ट में, जिसका अब जवाब लेट्स सी के सुप्रीम कोर्ट क्या देती है, क्योंकि उन्होंने बहुत टेक्निकल पॉइंट सही किया। जब पार्टी इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हुए नहीं, अब मेरी पोस्ट डिटरमाइन नहीं हुई पार्टी के अंदर कि मैं चेयरमैन हूं या पार्टी का मैं जनरल सेक्रेटरी हूं, मैं एक सर्टिफिकेट इशू कर रहा हूं कि आप पीटीआई के कैंडिडेट हैं, वो सर्टिफिकेट इलेक्शन कमीशन में जमा हो रहा है या रिटर्निंग ऑफिसर के आगे, तो उसकी सिग्निफिकेंस वैल्यू कैसे, इसको डिटरमाइन कैसे करेंगे? कल को दूसरा कैंडिडेट भी खड़ा हो जाता कि जी फलाना आदमी ने कहा मैं जनरल सेक्रेटरी पीटीआई का, जी ये लो जी, मैं भी सर्टिफिकेट हूं, मैं भी वो हूं। तो ये कानूनी एक पेचीदगी है, इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन को अब आप कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के ये मामला हम जो प्रोग्राम के आखिरी मराहिल में, मुझे एक बात बताइएगा कि ये मामला, एक मामला तो आपने डिस्कस किया, दूसरा इस वक्त हुकूमत और अदलिया क्या आमने सामने नहीं आ जाएगी इस मसले के बाद? नहीं, ऐसा नहीं है, पहले भी बहुत इस तरह की चीजें हुई हैं। अभी देखिए, हमें नहीं पता उनके तफसीली फैसले में क्या बुनियाद उन्होंने बनाई है, क्या बुनियाद नहीं बनाई जिसके तहत उन्होंने ये पूरा फैसला दिया है। हमने तो उससे पहले ही अपना एक तरमीम की है, जिस तरमीम के अंदर 3 मेन की पॉइंट्स हैं कि रिजर्व सीट्स के मामले के लिए हैं कि इलेक्शन से पहले अगर कैंडिडेट रिटर्निंग अफसर के सामने जाके ओथ नहीं लेगा कि मैं फलानी पार्टी का हूं, तो वो तब तक उस पार्टी का माना नहीं जाएगा, वरना उसको आजाद माना जाएगा। दूसरा उसका पॉइंट यह है कि लिस्ट आपने पहले जमा करानी इलेक्शन कमीशन को रिजर्व सीट्स की, वुमेन सीट्स की, और ताकि उनकी आप स्क्रूटनी कर सकें, स्क्रूटनाइज प्रोसेस से गुजर सके। तीसरा ये कि अगर एक दफा एक कैंडिडेट ने बोल दिया आजाद उम्मीदवार ने कि जी मैं तहरीक इंसाफ के साथ हूं, तो वो फिर तहरीक इंसाफ के साथ है। वो ये नहीं हो सकता कि वो परसों खड़े होकर बोले जी आज मैं पीपल्स पार्टी के साथ। ये कंफ्यूजन है कि ऑर्डर दे दिया है इस कोर्ट ने, तो उसके बाद किस तरह से चीजें होंगी? आप जो बात कर रहे हैं वो तरमीम के बाद वाली बात कर रहे हैं। मैं तरमीम की बिल बता रहा हूँ, 3 मेन पॉइंट्स बता रहा हूँ 2000। लेकिन फिर वो जो फैसला 12 जुलाई वाला हुआ है उसका क्या होगा? 12 जुलाई का फैसला तो सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन के बीच में, इलेक्शन कमीशन ने उसका जवाब दे दिया कि जी आप मुझे बताएं कि इलेक्शन कमीशन कैसे डिटरमाइन करेगी कि एक क्यों नहीं दिया जब लाइव कवरेज हो रही थी सर? सिर्फ ये इलेक्शन कमीशन का मसला है ना, मेरी समझ से बाहर है, पूरी दुनिया देख रही है, लाइव कवरेज हो रही है। देखिए आप मुझे एक बात बताएं कि पूरी दुनिया ने देखिए मुझे एक बात बताएं, इलेक्शन कमीशन इज रिस्पॉन्सिबल टू आंसर सुप्रीम कोर्ट। हमने तो नहीं बनाया इलेक्शन कमीशन, इमरान खान के दौर में बना हुआ था, वो ही लेकर आए थे। आप दोनों ने मेरी बात नहीं, हमने नहीं बनाया, हम इलेक्शन कमीशन के रिस्पॉन्सिबल नहीं है। हम अपनी नाइंसाफी की बात करें कि एक चीज हमें अलॉट हो गई, नहीं कानून ने नहीं, ऐसे तो नहीं हो सकता ना। आप मुझे खुद बताएं कि मैं जेल चला जाऊं, ठीक है, परसों मुझे बोले यार आप गलत जेल चले गए, तो आपकी जगह पे आप मोहसिन साहब जाएंगे। साहब एक बात बताएं जो पॉइंट को समझे। मैं अभी पार्टी ना, मैं पीटीआई की बात कर रही हूँ ना, मैं कह रही हूँ लाइव कवरेज होती है, सामने बात होती है, और निशान वाले मामले में भी सुप्रीम कोर्ट 100% मैं समझती हूँ कि चीजें जो है उन्होंने कानून के तकाजों के मुताबिक करी ताकि आवाम के सामने आ जाए। अभी जो तमाम चीजें थी वो भी अवाम ने लाइव कवरेज देखी, उस वक्त क्यों नहीं बोली है ये इलेक्शन कमीशन के जनाब ये डॉक्यूमेंट है, ये उस वक्त तो पीटीआई भी बहुत सारे मामलों में चुप हो गई थी, ये भी चुप हो गए थे। ये अब इलेक्शन कमीशन का अपने कोई इसके पीछे कोई उनकी वजाहत होगी या डिले टेक्निक होगी उनकी कोई, वो मजीद फैसले का इंतजार कर रहे थे और उसके बाद वो ये जवाब देना चाहते थे। ये तो हर किसी का कानूनी राइट है, हर कोई अपने तरीके से कानूनी चीजों को इंटरप्रेट करता है। पॉइंट ऑफ व्यू ले लूं मोहसिन काज़मी साहब का। मोहसिन काज़मी साहब क्या पॉइंट ऑफ व्यू? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो आपने अभी ये सवाल किया, सबसे वैलिड सवाल ये है कि जब फुल बेंच बैठा
मुकदमा चला। 8 रुकनी बेंच तो बैठा हुआ है। नहीं 8 कहाँ था? हाँ 8 रुकनी बेंच, फैसला फुल है, बेंच, फुल बेंच उसको था, छोड़ दें। 8 रुकनी एक तरफ थे। बेंच तो 13 आदमियों का था। 13 आदमियों का 8 बेंच 5 था। 13 आदमियों के सामने आपका मुकदमा पेश हुआ। 13 आदमियों के सामने इलेक्शन कमीशन ने अपना मुकदमा पेश किया और पीपल्स पार्टी ने भी पेश किया, मुस्लिम लीग ने भी किया। वही बात जो आज आप बैठ के यहाँ दलाइल दे रहे हैं फॉर्म वाले, ये वहां पे देते। जब वहां दलाइल देते तो फैसला आपके हक में आता। अब कुछ एक सेकंड, एक क्वेश्चन सर मुझे एक सवाल मुझे बता दें, एक जुमला में बोलना चाह रही हूँ। क्या ये वो जो 8 वाली मैं बात कर रही हूँ कि 8 की अक्सरियत ने ये बात की थी, तो क्या ये जजेस का इख्तलाफ क्या खुल के सामने आने वाला है? मुझे ये बात मैं बहुत बुरा समझता हूँ, ये कहना कि जजेस का इख्तलाफ है। जब बेंच बैठता है हर जज आजादाना फैसला करता है। वो 8 ने मिलकर जो फैसला किया वो एक जैसा कर दिया, ठीक है। उसके अंदर भी 3 शामिल हैं और 11 हो जाते हैं बाज मामलों के अंदर। 13 में से 11 का फैसला। अच्छा, मेरा सवाल ये कि अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को हम नहीं मानेंगे तो दुनिया के किस कोर्ट में हम जाके इस फैसले को चैलेंज करेंगे? एक बात। दूसरी गलतफहमी जो है वो जरा मैं खत्म करना चाहता हूं। पार्लियामेंट का ये इख्तियार है कि वो आइन बनाए, आइन को तब्दील करे, पार्लियामेंट का इख्तियार है। ये इख्तियार के अंदर अदालत शामिल नहीं है। लेकिन जो बना हुआ आइन है, एग्जिस्टिंग आइन है, उसकी तशरीह करने का इख्तियार पार्लियामेंट को नहीं है, अदलिया को है। तो अदलिया जब फैसला कर रही है तो उसको सामने रख के कर रही है ना, कि वो जो उसकी शरह समझते थे आइन की, उसके मुताबिक जो है ये हक इसका बनता है। उन्होंने कह दिया कि ये जनाब पीटीआई को मिलनी चाहिए। अब आप क्यों खौफजदा हैं? मेरा सवाल ये, पीटीआई को मिल भी गई तो हुकूमत आपकी नहीं जा रही है। बात ये है कि मैं मुस्लिम साहब का वक्त खत्म हो रहा है, मैं इजाजत चाहती हूँ। मोहसिन काज़मी साहब आपका बहुत शुक्रिया, बाबर अनवर साहब आपका बहुत शुक्रिया, नीलम रिशाद शेख साहब हमारे साथ थी, आपका बहुत शुक्रिया। किसी के हाथ धुले हुए नहीं है। डिक्टेटर्स के जरिए भी आइन को कोर्टों के जरिए चेंज करवाया गया है। बुरी तरह ये हमारी तारीख मौजूद है। अगर कोई अमेरिका में बैठ के ये बात कर रहा था, नाम क्या हम लें, कि जनाब उस वक्त कोर्ट खुलनी चाहिए थी जब कोई डिक्टेटर कहीं हुकूमतें कर रहा था, उस वक्त कोर्ट खुलनी चाहिए थी जब किसी को फांसी पे लगाया जा रहा था, तो उस वक्त बात बनती। गलतियां हुई हैं माजी में, लेकिन इस वक्त जो अदलिया का सेटअप चल रहा है और इस वक्त जो काजी फाइज ईसा साहब मौजूद हैं, मैं समझती हूँ कि अदलिया की तारीख में इतना नपातुला बोलने वाला इंसान आपने देखा नहीं होगा कि जिस तरह से वो बात करते हैं और जिस तरह से वो लेके चलते हैं। पीटीआई के हक में फैसले आए तो बहुत अच्छा हो जाता है, और अगर मुस्लिम लीग नून के फैसले हक में आए तब भी बड़ा अच्छा हो जाता है। मीठा मीठा हप हप, कड़वा कड़वा थू थू। लेकिन मसला सारा ये है कि हाथ किसी के धुले हुए नहीं। अगर कोई मुझे कहे कि आइन कोई लिखता है तो आइन पैदा ही पार्लियामान ने किया है, मसला ही वो है। अब इंटरप्रिटेशन की जहां बात आए तो इंटरप्रिटेशन, हमारी तारीख कहती है कि डिक्टेटर्स की वजह से इंटरप्रिटेशन भी चेंज हुई और फिर हलफ भी किस तरह से लिया गया है। कोई ढकी छुपी बात नहीं है। जो लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, खासतौर पर मैं नौजवानों से कहूंगी कि अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो अपनी तारीख पे जरूर निगाह रखिएगा कि जब आप इस पोजीशन में हो कि पाकिस्तान को आपको संभालना है तो अपनी तारीख से जरूर सबक सीखिएगा। मेरे मुल्क में हुक्मरान आए जो वाकई मेरे मुल्क के मुस्तकबिल की हिफाजत करें। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। मुझे इजाजत दीजिएगा। खुदा हाफिज।